बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक टॉक पे खुश आमदेद। आज का मौजू सीने की जलन, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गर्ड या जर्ड, जिसे मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इस्रार उल हक तूर, प्रोफेसर मेडिसिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल। सीने की जलन, जिसे उर्फिया में गर्ड या जर्ड कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया के सारे मुल्कों में पाई जाती है। हमारे मुल्क में इसका इंसिडेंस तकरीबन 20% है, यानी हर 5 में से एक बंदा इस बीमारी का शिकार है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारे पिछले 20 से 25 सालों में हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ड्रामेटिक तब्दीली आई है। हमारे लाइफस्टाइल में इनएक्टिविटी बढ़ गई है। हम सुस्ती काहली का शिकार हो गए हैं। फिज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। रिफाइंड शुगर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में वज़न बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में बहुत सारे नए अमराज, जिनमें से गर्ड एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारे माशरे में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हर लेवल पे, जिस लेवल पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो क्लिनिक्स हों, गर्ड के पेशेंट रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से रिपोर्ट होते हैं। गर्ड की अलामात में बुनियादी 3 अलामात हैं, जिसमें सीने में जलन का एहसास होना और खाना, ग़िज़ा, खट्टा पानी गले की तरफ वापस आना और छाती में दर्द होना। इसके अलावा कुछ ऐसी अलामात हैं जिसमें पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द, पेट में अफारा महसूस होना, मुंह में ज़्यादा लुआब का बनना, और इसके अलावा कुछ एटिपिकल अलामात जिसको हम कहते हैं, उसमें गले की खराश, गले की आवाज़ का बैठ जाना, बार बार गला ख़राब होना, खांसी का होना, सांस की दुश्वारी, ये वो अलामात हैं जो गर्ड से मुंसलिक की जाती हैं। गर्ड की कुछ अलामात ऐसी हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि गर्ड एक पेचीदा सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसमें खाना गले में या खुराक की नाली में अटक जाना, रुक जाना, इसके अलावा खून की कमी का हो जाना, और इसके साथ बाद सूरतों में बार बार उल्टी का आना और वज़न का कम होना शामिल है। ये वो चीज़ें हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि गर्ड सादा नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड सूरत इख्तियार कर चुका है। तशखीस के लिए गर्ड का बहुत थोड़े टेस्टों की ज़रूरत होती है। आमतौर पे पेशेंट की हिस्ट्री ही इतनी स्पेसिफिक और स्पेशल होती है कि उसमें हम किसी टेस्ट के बगैर आमतौर पे इसको डायग्नोस कर रहे होते हैं और इसका इलाज शुरू कर रहे होते हैं। लेकिन बाद सूरतों में हमें एक बारीक कैमरा जो पेंसिल के साइज़ का होता है, मुंह के ज़रिए दाखिल करके खुराक की नाली, मैदे और छोटी आंख को देखना पड़ता है, जिसको गैस्ट्रोस्कोपी या अपर जी एंडोस्कोपी या इसोफेजियो गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी के नामों से याद किया जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में बारीक कैमरे के साथ बाज़ औक़ात खुराक की नाली का मुआयना इसका एक अहम टेस्ट है। इसके अलावा पीएच मॉनिटरिंग दूसरा अहम टेस्ट है। रूटीन टेस्टों के अलावा जो कि बाज़ सूरतों में खून की कमी को देखने के लिए, बाज़ सूरतों में एक्सरेस किए जाते हैं, कहीं से रास्ता तंग तो नहीं होगा, और इस तरह के कुछ और टेस्ट जिसमें बाज़ का सीटी स्कैन करवाया जाता है, जाके देख सकें कि इसकी कोई पेचीदगी खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक सूरत इख्तियार करते हुए कहीं कैंसर का सबब तो नहीं बन गई। तो तशखीस के लिए बहुत थोड़े टेस्टों की ज़रूरत है। आमतौर पर क्लिनिकल डायग्नोसिस है और गैस्ट्रोस्कोपी, पीएच मॉनिटरिंग और रूटीन के कुछ टेस्ट आमतौर पे इसके लिए किए जाते हैं। गर्ड की वजूहात में कोई जरासीम इन्वॉल्व नहीं है, ना वायरस है, ना बैक्टीरिया है, ना ही कोई फंगस है। आमतौर पे खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक गेट लगा होता है। इस गेट का काम होता है कि खुराक नीचे से तो ऊपर जाए, लेकिन नीचे वाली खुराक वापस मैदे से खुराक की नाली में ना जाए। इसको एक गेटनुमा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इस गेट का काम ये होता है कि खुराक की मूवमेंट को वन वे रखे। दूसरे लफ्ज़ों में खुराक मुंह के ज़रिए, खुराक की नाली के ज़रिए मैदे में जाए, मैदे से वापस खुराक की नाली में ना आए। और याद रहे, मैदे का मसल्स हैं और उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला ने उसमें कुदरती तौर पे एसिड पैदा किया होता है जो हाजमे के अमल के लिए ज़रूरी होता है, और मैदे में सलाहियत होती है कि वो खुराक के अमल को, हाजमे के अमल को बेहतर करने के लिए एसिड को बर्दाश्त करता है। लेकिन खुराक की नाली का निचला हिस्सा सेंसिटिव होता है, और जब किसी वजह से ये गेटनुमा स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा होता तो मैदे की खुराक वापस उलट के जब खुराक की नाली में आती है तो खुराक की नाली के निचले हिस्से में बाज़ ज़ख़म, सोजिश और बाज़ वहाँ पे ऐसे ज़ख़म पैदा करती है जो आगे चल के कैंसर का सबब बन सकते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है।
उस गेट का काम ना करना या प्रॉपर काम ना करना एक बड़ी वजह है। दूसरी वजूहात में बाज़ औक़ात मैदा स्लो हो जाता है, जिस तरह डायबिटिक्स में मैदा खुराक को ज़्यादा देर अपने अंदर रख रहा होता है, जिससे खुराक की मूवमेंट आगे की तरफ होने की बजाय ज़्यादा देर मैदे में रुकती है और खाने का वापस आने का रुझान बढ़ जाता है। इसके अलावा बाज़ दवाइयाँ ऐसी मरीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है जिससे ये खुराक की नाली का निचला हिस्से, जिसको गेटमा स्ट्रक्चर है, उसका मुंह खुला रहता है और वो उन दवाइयों के ज़रिए असर मैदे की तेज़ाबियत उलट के वापस खुराक की नाली में आने लग जाती है। इसके अलावा कुछ माइनर इश्यूज़ हैं जिसमें बाज़ औक़ात हाइटस हर्निया, जिसमें मैदे का मुंह ऊपर से खुला होता है और बाज़ औक़ात खुराक की नाली का निचले हिस्से का जो पेरिस्टालसिस है या क्लियरेंस मैकेनिज़्म है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इनमें कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसको हम कहें कि जरासीम है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको वजह ढूंढ के उसका इलाज करना ही इसकी बेहतर स्ट्रेटजी होगी। सीने की जलन गर्ड का इलाज क्या है? इसका इलाज दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक बुनियादी हिस्सा ये है कि लाइफस्टाइल में वो तब्दीलियाँ लाई जाएँ जिससे ये गर्ड की कैफियत जो है वो बेहतर हो जाए, और दूसरा वो है कि दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस जो गर्ड के लिए ज़रूरी हैं, उनमें सबसे ज़रूरी सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि अगर कोई वज़न किसी मरीज़ का ज़्यादा है तो उसको कम किया जाए। वज़न ज़्यादा होने की वजह से खुराक की नाली और मैदे के दरमियान जो गेट है उसका फंक्शन मुतासिर होता है। इसके अलावा रात का खाना जल्दी खाएं, सोने से 2 घंटे पहले खाएं, खाना खाती फ़ौरन लेटे नहीं, झुके नहीं, नमाज खाली पेट पढ़ें, तकिए वाली साइड रात को सोने से पहले ऊंची करके सोएं, 6 इंच का तकिए वाली साइड बिस्तर की ऊंची होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे रात का खाना हल्का लेना चाहिए और सोने से 2 से 3 घंटे पहले लेना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी ग़िज़ा जिससे मरीज़ को सिम्टम्स बढ़ते हों, जिस तरह सिट्रस है, स्पाइसी फूड है, फ्राइड फूड है, फैटी फूड है, बाज़ लोगों का ट्रिगर्स हर बंदे का अपना अपना है, तो उनसे अवॉइड किया जाए। इसके अलावा कोई ऐसी अद्वियात अगर इस्तेमाल कर रहा है तो अपने मौले से मशवरा करके उन अद्वियात को तब्दील किया जाए ताकि गर्ड की कैफियत लाइफस्टाइल की तब्दीली के साथ बेहतर हो। फिज़िकली एक्टिव किया जाए, बहुत पेट भर के एक वक्त में ना खाया जाए। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो हर मरीज़ को, गर्ड के पेशेंट को स्पेशली ज़रूर अमल पैरा होना चाहिए। इसके अलावा दवाइयों का अमल दखल है। फौरी रिलीफ के लिए वाइट कलर के सिरप्स हैं, एंटीसिड्स कहते हैं उसको, फौरी रिलीफ करते हैं, मैदे में बने हुए तेज़ाब को न्यूट्रलाइज करते हैं और खाने के बाद आमतौर पे 1 से 2 चम्मच पीने से सीने की जलन बेहतर हो जाती है। दूसरे नंबर पे कैप्सूल्स हैं, खाली पेट आमतौर पे खाए जाते हैं, मुख्तलिफ नामों से आते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जब मैदे में हम एसिड की पैदावार को कम कर लेंगे इन दवाइयों के साथ, तो जो खाना ग़िज़ा खट्टा पानी गले की तरफ वापस आके खुराक की नाली की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा रहा होता है, उसकी बचत हो जाएगी, उससे बचाव हो जाएगा। तो इस तरह से हम आम तौर पे वो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे एसिड की प्रोडक्शन कम हो रही होती है। इसके अलावा कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं, अगर किसी का मैदा स्लो हो गया तो उसको मैदे की फॉरवर्ड मूवमेंट को बढ़ाने वाली अद्वियात हैं। कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो मैदे को कोट कर देती हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारी अद्वियात मुआलिज के मशवरे के साथ इस्तेमाल करने से बहुत रीज़नेबल हद तक हम अपने इस सीने के जलन के मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत आसानी से कंट्रोल में आने वाली ये कैफियत है, लेकिन इसके लिए बाज़ सूरतों में अगर उसकी रीज़न, उसकी वजह बरकरार रहे तो लंबे अरसे तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और मुआलिज के मशवरे के बगैर इन दवाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। सीने की जलन गर्ड की पेचीदगियाँ क्या है? पेचीदगियों का सबसे अहम, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आम तौर पे इसकी पेचीदगियाँ ना होने के बराबर है। 100 मरीज़ों में से तकरीबन 5 लोग पेचीदगी का शिकार होते हैं। सबसे अहम पेचीदगी ये होती है कि खुराक की नाली के निचले हिस्से में सोजिश और ज़ख़म का बन जाना एक पेचीदगी है। अगर ये लंबे अरसे तक रहे तो वहाँ पे बैरेट्स एसोफेगस एक ऐसी पेचीदगी है जिसमें ज़्यादा अरसे तक वो ज़ख़म रहने की वजह से उसकी लाइनिंग में तब्दीली आ जाती है। इसके अलावा खुराक की नाली का रास्ता तंग हो सकता है लंबे अरसे तक सोजिश रहने से, और उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेशन होने से खुराक की नाली का रास्ता तंग हो सकता है। तीसरे नंबर पे ज़ख़म के होने की सूरत में वहाँ से ब्लीडिंग और खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो पेचीदगी है वो एक बहुत रेयर है, लेकिन खुराक की नाली के निचले हिस्से का कैंसर हो सकता है अगर लंबे अरसे तक एसिड का एक्सपोजर रहे तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल हो सकती है,
بہت افیکٹولی مینیج ہو سکتی ہے، کمپلیکیشنز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کا اپنے معالجے سے مشورہ کر کے ہم ایک اچھا لائف سٹائل مریض کو دے سکتے ہیں، جس میں بیسک بنیادی چیزوں پہ عمل پیرا ہو کے وہ اپنی اس بیماری کو خود سے سمجھ کے افیکٹولی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔